पोर्शन हमारे होते हैं। एक हमारा होता है सबसे पहला रसायन विज्ञान, जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री। दूसरा होता है हमारा जीव विज्ञान, जिसे बोलते हैं बायोलॉजी। और तीसरा हमारा होता है भौतिक विज्ञान, जिसे क्या बोलते हैं, ये दूसरा है कि मैंने चाहा तुझे अभला समझकर। कि देखो चैप्टर का नाम ही वैसा है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक को अंग्रेजी बोलते हैं केमिकल। क्या बोलेंगे? एक होता है हमारा नाभिकीय संलयन और दूसरा हमारा होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हमें भाग वाले पदार्थों को सूत्रों के द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। हमने एक प्रक्रिया लिखी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो इसको क्या बनाते हैं, ठीक है। और H एक हमारा L आ जाता है कभी हमारा वाला। L का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है अगर एक लिक्विड है इसका मतलब हाँ। तो कोयले के दहन की बात किया जाए तो कोयला का मतलब आई शाम को बेचारा थका हारा आया काम करके, मन से घर गया बिल्कुल बढ़िया आया, काम करके आया और इसके बाद पड़ोस वाली भी आती है तो पता नहीं छत की बालकनी से खड़े होकर किससे बात कर। आप देखो भाई सवाल मत आया जितने भैया थोड़े पजेसिव माइंड के हैं, अभी हमने सोचा आप भुला दिया। कहते हैं ना कि अभी हमने कहा था कि माचिस क्या जरूर से डालेंगे, सालों को तरक्की जलाएंगे। ये देखो आंटी जी आई, माचिस जरूर ही नहीं पड़ी, उन्होंने बस थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी बात कही और आग लग गई। अब जो क्रिया हो रही थी पति और पत्नी के बीच में, वो सब क्रिया के बीच में क्या आ गया? डरा। आ गया दिल चुराने मैं आ गया। तो हे योद्धाओं, कैसे हैं आप लोग? फिर आ चुका है आपका अपना भाई आदित्य। तो आज हम एक ऐसा चीज करने जा रहे हैं जो हुआ तो बहुत बार है, लेकिन शायद हम कुछ अलग कर पाए आप सबकी ताकत और ऊर्जा को देखते हुए। हमारी ताकत और ऊर्जा भी बढ़ चुकी है। आपने शुरुआत में देखा मैं एक बोतल लेके आया, उसमें पानी लिया और अपने मुंह में डाला। तो ये क्या था? तो अगर देखा जाए फिजिकली तो हमने एक क्रिया की। क्या की? क्रिया। और वो क्रिया कैसी थी? तो पानी पीने की क्रिया हमने की। उसी तरीके से हमारे जीवन में या फिर कह सकते हैं केमिस्ट्री में बहुत सी क्रियाएं होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, जिसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो बस थोड़ा मुंह मत देखिए, थोड़ा रिएक्शन अलग होगा। तो बस आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारा, अगर बात की जाए तो कक्षा 10 की विज्ञान की। कक्षा 10 का जो हमारा विज्ञान का पोर्शन है, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। थोड़ा मुस्कुराहट आ रही कुछ देख करके, हमारे आमने सामने वाले व्यक्तियों को और उनके माहौल को देख करके मुस्कुराहट आ रही है, उनको मारने का मन कर रहा है, लेकिन क्या करें। इधर देखिए, तो अगर बात की जाए विज्ञान की तो हमारा जो विज्ञान है इसके 3 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन होते हैं? 3। कक्षा 10 की जो विज्ञान हमारी, खास करके यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड में इतना होता है, लेकिन यूपी बोर्ड की बात की जाए तो इसमें 3 पोर्शन हमारे होते हैं। एक हमारा होता है सबसे पहला रसायन विज्ञान, जिसे बोलते हैं केमिस्ट्री। दूसरा होता है हमारा जीव विज्ञान, इसे बोलते हैं बायोलॉजी। और तीसरा हमारा होता है भौतिक विज्ञान, जिसे क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान, जिसे बोलते हैं हमारी फिजिक्स। तो हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान का पोर्शन, हम ये पढ़ाएंगे। जीव विज्ञान का पोर्शन हम ही पढ़ाएंगे, लेकिन जो भौतिक विज्ञान का जो हमारा पोर्शन होता है, ये आपके भैया थोड़ा ऊंची आवाज हमसे, थोड़ा ऊंचा कद भले ही है, लेकिन पद में वो छोटे हैं। अब पद क्या है हम बता नहीं सकते, कभी बाद में बताएंगे। तो ये फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान आपको पढ़ाएंगे जितेंद्र भैया, जो मैथ पढ़ा रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान में हमारा कक्षा 10 में सबसे पहला चैप्टर है, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो। सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए, क्या देखा जाए, तो सोच रहे हैं कुछ बढ़िया सी हंसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए थोड़ा हंसी की तरफ ले चलते हैं आपको, फिर आपको भी मजा आ जाए और थोड़ा हमको भी मजा आ जाए। चलिए, इसको तो हम बाद में सुनाने वाले थे, लेकिन अभी सुना देते हैं। ये देखो सुनाते हैं कि मैंने चाहा तुझे अभला समझकर।
कि मैंने चाहा तुझे अबला समझकर, तेरे बाप ने पीट दिया मुझे तबला समझकर। वाह भाई साहब, क्या हमारे बिजली मास्टर ने एक शायरी लगाई है कि मैंने चाहा तुझे अबला समझकर, लेकिन तेरे बाप ने पीट दिया मुझे तबला समझकर। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसी हंसी से शुरुआत के साथ चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ज्यादा हंसी मत, चलिए देखते हैं। अब बात करेंगे तो हमारे इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि देखो चैप्टर का नाम ही वैसा है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी रासायनिक को अंग्रेजी बोलते हैं केमिकल, क्या बोलेंगे, केमिकल, एंड अभिक्रिया को बोलते हैं रिएक्शन, क्या बोलते हैं, रिएक्शन, एंड समीकरण को बोलेंगे हमारा इक्वेशन। तो सबसे पहले रसायन मतलब केमिकल होता है, बहुत से तत्व होते हैं यौगिक पदार्थ, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अभिक्रिया क्या होती है, हमारे इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है कि अभिक्रिया होती क्या है, यानी हमारा रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन ना। अब देखिए रिएक्शन कई प्रकार, जैसे देखिए ये रिएक्शन, कोई आया एक थप्पड़ मारा, ये साइड वाला रिएक्शन, कोई आया बता दिया आप जीत चुके हैं 7 करोड़, अब ये खुशी वाला रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन की हम बात नहीं करेंगे, हम केमिस्ट्री में आते हैं रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन होता क्या है। तो देखिए हमारे चारों तरफ कई परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन मतलब जैसे कि उदाहरण को लेते हैं कि परिभाषा को समझेंगे। जैसे आपको ये दिख ही रहा होगा हमारा ये आपको दिख रहा है लोहा है, लोहे में देखिए पीला पीला पड़ चुका है, इसे बोलते हैं जंग का लगना, क्या बोलते हैं, जंग का लगना। तो परिवर्तन हुआ, पहले हमारा लोहा था शुद्ध था एकदम बढ़िया क्लियर लोहा था, लेकिन इसमें क्या लग गया, जंग लग गया, तो ये क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और दूसरा उदाहरण दिया दूध का फटना। अब दूध फटता है तो कभी पनीर बन जाती है और भी कुछ बन जाता है, वही बात। और दहन, दहन मतलब होता है आग लगना, और परमाणु विस्फोट का मतलब होता है जो परमाणु बम करता है ना, विस्फोट होता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो थोड़ा परिभाषा पे चलते हैं। परिभाषा हमारी क्या होती है कि हमारे चारों ओर अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, हमने बताया परिवर्तन होते रहते हैं जो पदार्थों के गुणों और रासायनिक संगठनों को परिवर्तित करते हैं। ऐसे परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, अनेक परिवर्तन होते रहते हैं जो पदार्थों के गुणों को और उनके रासायनिक संगठनों को बदलते हैं या फिर परिवर्तित करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। हमने उदाहरण लिया, क्या उदाहरण लिया, दूध का फटना। पहले हमारा दूध था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसका जो गुण था इसमें परिवर्तन आया, इसका कलर चेंज हो गया, इसका बनावट चेंज हो गई, या फिर इसके जो पदार्थ की अवस्था है ये चेंज हो गई, हमारे ठोस बन जाता है बाद में ना दूध, तो फट करके पनीर बनता है। तो इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और इससे क्या चेंज हुआ, इसका गुण और रासायनिक संगठन चेंज हुआ। जंग लगने की बात किया जाए तो पहले हमारा लोहा था, तो इसमें पीलापन पड़ गया, खत्म हो गया, इसका वजन कम हो गया, तो इसके रासायनिक संगठन और गुण परिवर्तन आया कि नहीं, हाँ आया। ये इससे क्या कहलाएगा कि अभिक्रिया उसमें। दहन, दहन का मतलब होता है आग जलना, क्या होता है, आग का जलना। दहन का मतलब क्या होता है हमारा, आग का जलना। इस देखो पहले लकड़ी रहती है, कुछ भी रहता है, हम उसे माचिस लगाते हैं। एक शायरी भी याद नहीं है, कहते हैं ना कि कभी हमने सुना था, शायद डिस्कवर करते हुए, कि माचिस की क्या जरूरत है डार्लिंग, सालों को तरक्की से जलाएंगे ना। वही बात आती है, माचिस की जरूरत तो नहीं है भैया, पढ़ लो अभी, फिर जलाना जब रिजल्ट आएगा बढ़िया सा। देखो कहते तो हैं दुनिया में कि रिजल्ट कुछ नहीं होता है, अरे रिजल्ट थोड़ी मायने रखता है, आंसर जो हमारा रिजल्ट होता है, उसका अंक होता है, जो नंबर होता है, ये मायने रखता है। लेकिन बस ये कहने को ही है, जब रिजल्ट आता है ना तो रिजल्ट ही मायने रखता है। रिजल्ट होता क्या है, रिजल्ट को ही दुनिया देखती है। आपके माता पिता की पहचान रिजल्ट से होती है, आपके रिजल्ट से होती है कि इनके बेटे का रिजल्ट कैसा आया है, इसका रिजल्ट कैसा आया है। इसको ही देख करके आपकी समाज में और पूरे जो आपका घर परिवार होता है उसमें इज्जत बढ़ती है। तो वही बात करते हैं। तो दहन, दहन का मतलब क्या होता है, आग का जलना, इसमें परिवर्तन है। परमाणु विस्फोट की बात किया जाए तो देखिए, अगर बात की जाए परमाणु की, तो हम बनाते हैं परमाणु। परमाणु में एक होता है हमारा नाभिक, क्या होता है, नाभिक। अब अगर बात किया जाए तो 2 क्रियाएं होती है, एक होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया और दूसरी होती है नाभिकीय विखंडन की क्रिया। इसको थोड़ा अलग से लेकर समझा देते हैं बढ़िया सा। क्या होती है हमारी, एक होता है हमारा नाभिकीय संलयन और दूसरा हमारा होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। हैंडराइटिंग करना चाहिएगा। नाभिकीय संलयन का क्या मतलब होता है कि जो परमाणु के जब नाभिक होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन की क्रिया बोलते हैं। जैसे कि सूर्य है हमारा, सूर्य, कोई पूछे सूर्य जलता क्यों है,
सूर्य में प्रकाश कहां से आता है? तो उसमें एक क्रिया होती है, कौन सी क्रिया? नाभिकीय संलयन क्रिया। उसमें हमारे तत्व होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन मिल करके, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं आपस में मिल करके क्या बना लेते हैं? हीलियम। जब हीलियम बनता है, आपको भी बता दें कि जब कोई चीज जलता है तो उससे धुआं और रोशनी निकलती है, प्रकाश निकलता है। तो वही जब हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? जलता है और इससे हमको क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। तो कौन सी क्रिया थी? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय खंडन की बात की जाए तो ये कहां पर होती है? तो आग का जलना या फिर दहन की बात किया जाए तो हमारा कोई लकड़ी है, कुछ भी, उसके अंदर का जो नाभिक होता है, जब उसमें हम आग लगाते हैं तो उसका वो क्या हो जाता है? नाभिक टूट जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो ये क्या हुई हमारी अभिक्रिया। तो जहां तक हम आशा करते हैं कि ये अभिक्रिया वाली बात आपको क्या होगी, अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया आपको समझ में आ गई है, जो परिवर्तन होते हैं उनके गुण और रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है उसे ये अभिक्रिया कहते हैं। हमने बता दिया और बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, अगला पॉइंट इस चैप्टर का, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अभी तक तो हमने देखा अभिक्रिया, अब क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो पेपर में नहीं आता, लेकिन इस चैप्टर के हिसाब से, इस चैप्टर के परिचय के हिसाब से इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात किया जाए तो किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो पदार्थ, एक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे लिखा जाए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ये आपका दिख रहा होगा ग्लास, कहोगे भैया ये तो ग्लास दिख रहा है, ग्लास में क्या है जी? पता नहीं क्या दिखा, लेकिन मन मुंह में तो पानी आ रहा है भाई, मेरे तो आ गया। अब इस ग्लास में है शरबत। क्या है हमारा? शरबत। लेकिन शरबत को बनाने के लिए दो या दो से अधिक चीजें लगी होंगी। जैसे कि शरबत को बनाने के लिए हमारा लगता है, इसमें लिखा है शरबत को बनाने के लिए चीनी लगता है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज क्या लगती है? पानी, और कभी कभी नींबू भी डाल देते हैं। तो जब चीनी और पानी का मिश्रण होता है, यानी एक पदार्थ मिला और मिलकर क्या बना? एक नया पदार्थ, तो इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो समझिए ना, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या अथवा में अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप दोनों लिखिएगा, दोनों याद है तो, अगर नहीं आ जाए तो इसको लिख लीजिएगा। दूसरी बात कीजिए अथवा तो रसायन के हिसाब से, रसायन विज्ञान के हिसाब से क्या परिभाषा होगी उसकी बात करते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा थी। रसायन विज्ञान की भाषा बात की जाए, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अब अभिकारक हमने बोला तो आपके दिमाग में अभिकारक आया, अभिकारक है क्या? तो आगे बताते हैं, पहले देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे भी क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया। इसके उदाहरण में आते हैं, पहले अभिक्रिया और उत्पाद के बारे में देख लेते हैं होता क्या है। तो अभिकारक की बात की जाए तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या? कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? अभिकारक। और उत्पाद किसे कहेंगे? तो ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उन्हें अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में जिनका निर्माण होता है, जो कुछ बनता है, उसे क्या कहेंगे? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक हमें लेते हैं, मैग्नीशियम को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देते हैं। किससे? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से कराते हैं। यहीं पर ऐसे लिख देते हैं समीकरण या फिर उदाहरण। देखिए हमारा ये है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg। और दूसरा हमने क्या किया? ऑक्सीजन। क्या ले लिया? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को हमेशा 2 लिखते हैं, यानी O2 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के दो अंग होते हैं, अकेले ऑक्सीजन कभी रहता नहीं। तो हमने लिया मैग्नीशियम, फिर क्या लिया? ऑक्सीजन। और जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने अभिक्रिया कराई तो क्या बना? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसकी अभिक्रिया कराई? मैग्नीशियम की और प्लस में ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने के बाद हमारा क्या बनता है? तो हमारा बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक।
आप इस क्रिया कराया तो हम कहोगे भैया इसमें हम अभिकारक उत्पाद कैसे जाएंगे? देखो तो सबसे पहले इसको संतुलित कर लेते हैं। इधर देखिए हमारा मैग्नीशियम 1 है, इधर कितना है 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, लेकिन इधर कितना है 1। तो वैसे संतुलित करेंगे। संतुलित का मतलब क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम बताते हैं। संतुलन का मतलब एक हमारा इधर वाला पक्ष है और एक इधर वाला है, इसके पास जितने अंक है, जितनी वस्तु है, जितना द्रव्यमान है, फिर कुछ भी है, उतना इसके पास भी होना चाहिए। तो देखिए ऑक्सीजन इधर 2 है, लेकिन इधर कितना है 1, तो क्या इसके बीच में डाल देंगे ऑक्सीजन? ना, ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीजन हमको आगे लिखना पड़ता है, तो यहां क्या लिख देंगे 2। अब O कितना हो गया 2, लेकिन भैया Mg भी कितना हो गया 2, लेकिन इधर कितना है 1, तो इधर भी क्या लिखेंगे 2। देखो अब देखो संतुलित हो गया। इधर कितने Mg है, यानी मैग्नीशियम कितना है 2, यानी 2, इधर कितना है 2, ये दोनों को कवर कर देगा। ऑक्सीजन कितना है 2, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, यानी हमारे ये क्रिया एकदम संतुलित हो गई, बढ़िया सी हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें अभिकारक कौन उत्पाद कौन है। ये हमारे रासायनिक क्रिया कहलाई। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने कहा अभिकारक क्या है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे अभिकारक। यानी जो हमारा ये वाला पक्ष है, ये इधर वाले जो पदार्थ है वो क्या कहलाएंगे अभिकारक। क्या कहलाएंगे अभिकारक। और ये क्या है हमारा, तो उत्पाद है। क्या है जी उत्पाद। ये क्या है अभिकारक, ये क्या है उत्पाद। क्योंकि ये दोनों ने अभिक्रिया में क्या किया भाग लिया और इनसे हमारा नया पदार्थ बना, उत्पाद जो तत्व बना उसे क्या बोलेंगे उत्पाद। तो ये लिखा है कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं, क्या कहते हैं अभिकारक। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया में, उन्हें क्या कहेंगे उत्पाद। तो ये आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला देखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में देखेंगे कि इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ऐसे कौन कौन से कारक है जिससे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। कभी कभी आज तक वैसे पूछा तो नहीं है कि बता देते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला क्या पॉइंट होना चाहिए, किससे पता चलेगा कि रासायनिक क्रिया हुई। तो पहला ये कि पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन आना चाहिए। क्या हो पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। दूसरा क्या आना चाहिए, पदार्थ का रंग बदलना चाहिए। पदार्थ का रंग बदलना चाहिए। जैसे हमने जंग लगा था लोहे में, शुरुआत में लोहा काला शायद होता है, ब्राउन होता है, लेकिन बाद में वैसा हो गया था, थोड़ा पीला या फिर लाल हो गया था, अच्छा कलर बदला था, रंग बदला था। पदार्थ की स्थिति शुरू में तो हमारा लोहा था वो क्या था ज्यादा वजन का था, लेकिन बाद में क्या हो गया कम हो गया, घट गया। ये गर्मी का विकास, कहने का मतलब कुछ अभिक्रियाएं होती है उसमें गर्मी का विकास होता है, सब में नहीं कुछ में होता है। ये गर्मी का अवशोषण कुछ में होता है, गर्मी को सोख लेता है, इसकी बात कर रहे हैं। अब आप आगे अभिक्रियाएं मिलेंगी तो बताते जाएंगे। गैस का विकास, कुछ अभिक्रियाएं होती है उनके करने के बाद क्या बनता है गैस बनता है, जैसे कि अभी तो याद नहीं आ रही लेकिन आगे करके बता देंगे। प्रकाश का विकास, कुछ अभिक्रियाएं होती है जिनको करने के बाद क्या मिलता है हमें प्रकाश मिलता है। तो क्या क्या होना चाहिए जिससे पता चले कि क्या हुई है अभिक्रिया हुई है। पहला क्या पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। दूसरा पदार्थ का रंग बदलना चाहिए तब पता चलेगा क्रिया हुई। तीसरा गर्मी का विकास हो या फिर गर्मी का अवशोषण हो, दो में से एक चीज होना चाहिए। गैस का विकास हो और प्रकाश का विकास हो। इन सब चीजों से हमें क्या पता चलेगा कि अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला जो हमारा है रासायनिक समीकरण। क्या है रासायनिक समीकरण। आगे हम इसका उदाहरण देख चुके हैं लेकिन फिर से बता देते हैं कि किसी रासायनिक देखो क्या होता है। जैसे हमारी एक अभिक्रिया है तो लेकिन अलग अलग से बताते हैं। ये हम यहाँ ले लेंगे, चलो हमने देश को मिटा देते हैं। ठीक, अब तो आप क्लियर हो ही गया होगा। Please give me some minutes. ये देखिए, चलो देखते हैं। जैसे देखिए हमने एक अभिक्रिया हम ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लेते हैं। ये क्या लेते हैं दिमाग में नहीं आ रहा है। जैसे कि हाँ जल का निर्माण। अब है कोई चीज जल का, ये भी ले लेते हैं। देखो मैग्नीशियम, सिंपल सा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर हमें
मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये मान लो हमारा क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो जब रासायनिक अभिक्रिया जो हमारी होती है क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया का भी करते हैं, बताते हैं। एक है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? सूत्र के द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि दिखाते हैं, चलिए देखते हैं। हमने कहा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों के द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। हमने एक अभिक्रिया लिखी है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करने पर हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो इसका क्या बनाते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, इसको एक बार कर चुके, फिर से करते हैं। हम यही बार बार करें ताकि सिंपल है और आपको याद हो जाए। देखो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। आज के जमाने में विद्यार्थी टॉप करता है जिसको ये पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ताकि जिससे हमारा काम हो जाए। तो बस उतना ही पढ़िए। ये हमारी मैग्नीशियम और क्या? ऑक्सीजन। इससे हमने क्या कराई? मैग्नीशियम ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराई, तो क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। संतुलित कर देते हैं जैसा हमने अभी किया था। तो ये अब देखो, ये हमारे अभिक्रिया हमारी ये थी, ये वाली। इसमें भाग लेने पदार्थ कौन थे? मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हमने किसमें लिख दिया? सूत्र के रूप में, यानी उसके प्रतीक के रूप में लिख दिया। और हमें क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही जो हमने इसको सूत्र के रूप में लिखा, इसे क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। और संतुलन किसे कहते हैं? तो वही जो हमने यहाँ पर देखिए, पहले शुरू में ये mj के लिए था, लेकिन इसमें हमने क्या लगाया? 2, और यहाँ पर हमने 2 लगा के क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, संतुलित कर दिया। इसे क्या कहते हैं? समीकरण का संतुलन कहते हैं। बस बात खत्म। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या रहेगा? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। प्लीज डोंट मेक नॉइस। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम की बात की जाए तो कौन कौन से नियम होने चाहिए? तो सबसे पहला नियम, किन्हीं दो अभिकारकों, ये मिस्टेक हो गया, अभिकारकों यहाँ पर होना चाहिए। किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच सदैव किसका चिन्ह होना चाहिए? धन का चिन्ह लगाया जाना चाहिए। जैसे कि हमने अभिक्रिया की थी, बीच में क्या लगाया था? जैसे देखो, फिर से लिख देते हैं। Mg था हमारा और O2 था, फिर हमने एरो किया, इसके बाद MgO, ये दो, हाँ। हमने कहा सबसे पहले नियम क्या है कि किन्हीं दो अभिकारकों या उत्पादों के बीच में क्या हमेशा रहना चाहिए? प्लस का चिन्ह। जैसे देखो यहाँ पर हमने लगाया, तो पहले नियम हमने पूरा किया। दूसरा नियम क्या होना चाहिए? ये क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में, और फिर भी आ सकता है, सभी बोर्ड में आता है कि रासायनिक समीकरण लिखने के नियम कौन कौन से होते हैं। 4 नंबर का आता है। तो ये पहला नियम हमने बता दिया। दूसरा, अभिकारक को बाएं तथा दाएं, अभिकारक को बाएं तथा अभिकारक को बाईं और उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। दूसरा नियम क्या है? अभिकारक को बाईं ओर, अभिकारक किस ओर? बाईं ओर, यानी हमारे क्या है? अभिकारक के पास हेड भी है, ये हमारा कौन सा हाथ है? बायां, और ये दायां। अभिकारक को हमेशा बाईं ओर, ये हमारा क्या है? अभिकारक किस तरह? बाईं ओर, और उत्पाद को हमेशा किस तरह लिखा जाता है? दाईं ओर लिखा जाता है, जैसे हमने लिख के बताया अभी। पहला नियम, हमेशा अभिकारक दो उत्पाद, अगर दो अभिकारक दो उत्पाद उनके बीच में धन का चिन्ह। दूसरा धन या प्लस का चिन्ह। दूसरा है कि अभिकारक को बाईं ओर, उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा, अभिकारक व उत्पाद के बीच सदैव तीर का निशान लगाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच सदैव किसका निशान लगाया जाता है? तीर का निशान लगाया जाता है, जैसे कि हमने ये लगाया है। चौथा, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अभिकारक और उत्पाद के बीच ये चिन्ह लगता है। कौन सा? ये वाला, ये। अगर क्या हो? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय मतलब कि अगर अभिक्रिया होने के बाद उस अभिक्रिया को हम फिर से वापस उसी तरीके से कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। कहने मतलब हमने अभिक्रिया की या उत्पाद हमारा बना, अगर इसे हम फिर से वैसे वापस कर लेंगे तो हमारी कौन सी क्रिया होगी? उत्क्रमणीय। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब अभिक्रिया दोनों तरफ से होने लगे तो उसे क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। आगे का ये क्रियाएं मिलेंगी। तो यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो अभिकारक उत्पाद के बीच कौन सा चिन्ह लगता है? ये किसका चिन्ह है? उत्क्रमणीय का चिन्ह।
ठीक। और यह क्रिया दोनों ओर से होती है, जैसा हमने बताया। तो हमारे 4 नियम। और अनुक्रमणी भी कौन सी होती है? तो अनुक्रमणी की बात की जाए, अनुक्रमणी, अनुक्रमणी में कौन सा चिन्ह होता है? तो अनुक्रमणी का ये चिन्ह होता है, जैसा कि ये हमारी कौन सी क्रिया है? अनुक्रमणी। कौन सी जी? अनुक्रमणी। ठीक। ये क्योंकि इसको मैं एक बार कर चुके हैं, दोबारा ये वापस नहीं होगी, दो तरफ से नहीं होगी। तो हमारे 4 नियम थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है जोक टाइम आ गया। हाँ भाई, पढ़ते पढ़ते खो गए थे, लेकिन थोड़ा वापस आते हैं अपनी इस दुनिया में, क्योंकि मजे लेते लेते पढ़ते हैं आराम से। हम पढ़ नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, जिंदगी में वस्तुओं को रिलेट करके सीख रहे हैं। जोक टाइम में देखिए क्या कहते हैं, वैसे पीपीटी में हमारा बुद्धिमान है, मानने की बात कि भिखारी क्या कहता है? भिखारी है, मानो मैं भिखारी, कुछ खाने को दे दे बाबा, कुछ खाने को दे दे बाबा। और आदमी से किसे कहता है? आदमी से, आदमी बैठा भिखारी में, कुछ खाने को दे दे बाबा। तो कल की रोटी खाएगा? आदमी क्या कहता है कि कल की रोटी खाएगा? फिर क्या कहता है? हाँ खा लूंगा बाबा। तो आदमी कहता है तो कल आना। नहीं समझे? फिर पढ़ो, समझो। कुछ खाने को दे दे बाबा, कौन कहता है? भिखारी। फिर आदमी कहता है बाबा कल की रोटी खा लोगे? भिखारी, हाँ खा लूंगा। आदमी, तो कल जब भाई कल की रोटी खाओगे तो कब आना? कल आना। अब आप मजे लीजिए, हमको तो पहले ही मजा आ चुका था। ये देखो हाथ मेरे हाथ में इमोजी लगाया है। तो बस फिर से चलते हैं अपने पॉइंट पर, ज्यादा मजे मत लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बात करते हैं, हाँ, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसकी शुरुआत हुई। अभी तक तो हम इंट्रोडक्शन कह सकते हैं दे रहे थे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ज्यादा क्रियाएं पढ़ेंगे नहीं, कुछ ही पढ़ेंगे। देखो अब हम कहेंगे इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। इसकी बात की आप 5 स्टार दे देंगे इसको, 5 स्टार। कितने स्टार देंगे? 5। लेकिन इसके नाम बदल बदल के क्रियाएं आती है। अब क्रिया हो जाएगी, लेकिन नाम क्या होगा? बदलता रहेगा। लेकिन उनको क्या पता कि एक भैया आ चुके हैं जो आप नाम बदल कर कितना भी पूछिए, लेकिन उसको भी खोद कर निकाल देते हैं। तो भाई तो देखते हैं। तो हमारी सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले क्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। ये सबने नाम सुना होगा, लेकिन संकलन शायद कुछ कम ही लोगों ने सुना होगा, और योगात्मक भी कम ही लोगों ने नाम सुना होगा। तो संयोजन, संकलन, योगात्मक, ये एक ही क्रिया का नाम है। और जिसका नाम है संयोजन का नाम क्या है? संकलन और योगात्मक। तो ध्यान देना, पेपर में आ जाए योगात्मक क्रिया क्या है, संकलन क्रिया क्या है, तो संयोजन क्रिया क्या है, तो तीनों एक ही नाम है। चलिए देखते हैं क्रिया किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, 2 या 2 से अधिक वही पदार्थ मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन क्रिया कहते हैं। बड़ी सिंपल सी क्रिया है। इन क्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद नहीं बनता है, यानी 2 उत्पाद इसमें नहीं बनेगा। कहने का मतलब जैसे कि हमने MgO के लिए बनाया, के लिए बनेगा, यानी इसके साथ कुछ और बनेगा, तो सह उत्पाद इसके साथ नहीं बनेगा, वो दूसरी क्रियाओं में बनता है। तो किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, सबसे सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है कि वह क्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन क्रिया बोलेंगे। इसके समीकरण या उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसके उदाहरण की बात करेंगे तो सबसे पहला उदाहरण कौन सा है? मान लीजिए कोयले का दहन। कौन सा है? कोयले का दहन। कोयले के दहन की अगर बात की जाए तो देख लेते हैं, इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो जैसे हमारी इन्होंने क्या कहा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ। तो मान लो एक हमारा पदार्थ है, एक पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ कौन सा है? B है, और A और B ने मिलकर क्या बनाया? AB। तो ये हमारे किसका प्रारूप है? संयोजन क्रिया। कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे? संयोजन या फिर संकलन या फिर योगात्मक क्रिया बोलेंगे। अब इसके समीकरण की बात करें तो सबसे पहला उदाहरण कोयले का दहन। तो कोयला कार्बन से लिखते हैं। यहाँ पर यस क्यों लिखा? तो यस सॉलिड का प्रतीक होता है। इसका सॉलिड, इधर हम एक बार प्रतीक के रूप में लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे। आप क्रिया वगैरह लिख देते हैं तो इससे एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बढ़ जाता है कि लड़का हाँ कुछ जानता है। एस से होता है हमारा सॉलिड, सॉलिड यानी कि ठोस। ठीक, फिर बात करते हैं जी क्या है? तो जी से हमारा होता है गैस। गैस मतलब आप जानते ही हैं गैस। और एल एक हमारा एल आ जाता है कभी कभी स्मॉल वाला। एल का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है द्रव। अगर एक नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये होता है। हाँ, तो कोयले के दहन की बात किया जाए तो कोयला का
मतलब क्रिया है, क्वेश्चन आया कि कोयले का दहन की क्रिया कीजिए। तो कोयला मतलब कार्बन, हमने कार्बन लिया और दहन का मतलब क्या होता है जलाना, और कोई भी चीज जलती कैसे है, अब तरक्की से जलता ही है वो अलग बात है, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज क्या होती है जलती है। तो कोयला को हमने क्या लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस है, तो कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा कार्बन डाई ऑक्साइड। और एक किसका उदाहरण है हमारा, तो हमारा संयोजन क्रिया का उदाहरण ये पहला हुआ। दूसरे उदाहरण की बात करते हैं जल का निर्माण। जल का निर्माण कैसे होता है, जब क्या होता है हाइड्रोजन होता है और क्या होगा ऑक्सीजन, ये होता है। हाइड्रोजन हमने लिया और क्या लिया ऑक्सीजन। देखो हमने हाइड्रोजन को भी दो लिया, सॉरी हाइड्रोजन के बाद भी दो लगाया और ऑक्सीजन के बाद भी क्या लगाया दो। क्यों लगाया, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु कभी अकेले नहीं रह सकते हैं। हमने अब क्रिया कराई तो क्या बनेगा H2O, क्या बनेगा जल बनेगा। लेकिन अब संतुलन की बात करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पर कितना है 1। आप अच्छा ये बताओ कि क्रिया आपको करनी आती है कि नहीं आती, ये तो 9 में ही सीखना चाहिए था, नहीं आती कोई बात नहीं, चलो दिखाते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारा है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है 1, इसका हम निकालेंगे क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और लास्ट में जो हमारी संयोजकता आती है उसको लेंगे। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है हमारी 1 होती है, अलग से बताते हैं। मान ये हमारा रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन संयोजकता कितनी है 1 है। हमारी रही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना भैया 9 में आता है, अभी बता लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 2 कामा क्या होगा हमारा 6, यानी लास्ट वाले जो का 6 इसमें इसको कितने बैलेंस करने के लिए चाहिए तो 2, तो इसका संयोजकता कितनी हो जाएगी तो 2। अब इसमें हम क्रिया गुणा करा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा H2 यानी H2 के पास चला जाएगा, O के पास चला आएगा O, तो हमारा क्या बन गया H2O। इस तरीके से क्रिया होती है, हमने बता दिया। समझ गए नहीं समझे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसकी संयोजकता कितनी आएगी हमारी, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी आएगी 1 ही होगी। अब ये संयोजकता निकालना आप 9 में सीखे होंगे, ना सीखे होंगे तो इसकी अलग से वीडियो बना देंगे, नहीं तो कहीं देख लेना। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की संयोजकता होती है हमारी 2, तो इसके नीचे 2, इसके नीचे 1 लिख के हमने क्या करा है क्रिया का गुणा, तो H2 के पास चला जाएगा और O के पास 1 हमारा आ जाएगा, क्या बन गया H2O। क्लियर क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, तो इस पर बैलेंस करेंगे तो H2 है O2 है, H यहाँ पर भी 2 लेकिन O क्या है 1 है, तो बैलेंस करेंगे 2 यहाँ पर लगा दिए लेकिन ऐसे इतना हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पर ऐसे गुणा होता 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 कम 2, ऑक्सीजन तो 2 हो गया बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पर हमने क्या लगाते हैं 2, तो अब 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, यानी हमारा क्या हो गया पूरा बैलेंस हो गया। और हमारा क्या बन गया तो लिखा गया 2H2 O2 और 2H2O, यानी कि कहने का मतलब हमारा क्या बन गया जल बन गया। जल का निर्माण ये कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर L लिखा है क्योंकि जल हमारा क्या होता है लिक्विड होता है, जाहिर सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी आगे अगली अब क्रिया है बिना बुझा हुआ चूना, यानी कहने मतलब बुझा हुआ चूना को बनाना। क्या बनाना है बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड। हमने बिना बुझा हुआ चूना लिया, अब इसको बुझाने के लिए किसी भी चीज को बुझाने के लिए क्या चाहिए जल की आवश्यकता होती है, तो जल के साथ आप क्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस, सॉरी CaOH2, यहाँ पर वैसे होल ट्वाइस होना चाहिए, गलती से हो गया है, क्या होगा CaOH का होल ट्वाइस, हमारा क्रिया हो गई। कुछ आएगा कि बुझा हुआ चूना को यानी बुझे हुए चूने को बनाइए, फिर बुझे हुए चूने का निर्माण करिए। तो आपको क्या लेना है पहले लेना बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, फिर जल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे क्योंकि जल से सारी चीज बुझती है, तो हमारा क्या हो जाएगा Ca, फिर क्या हो जाएगा OH का होल ट्वाइस। अब OH का होल ट्वाइस क्योंकि हमारा ऑक्सीजन कितना है 1 1 2 हो गया और हाइड्रोजन कितना है तो 2, तो OH का होल ट्वाइस यानी 2 दोनों क्या हो गए बराबर, और कैल्शियम कितना है 1, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये देखो एक पदार्थ दो पदार्थ मिलकर क्या बनाती है एक एकल उत्पाद, तो ये क्रिया हमारी कौन सी कहलाती है संयोजन क्रिया कहलाती है। अब इसमें हम एक थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं, अलग से इधर तो बता ही दिए हैं और इसी में बता देते हैं, जैसे कि किसी भी चीज को गर्म करने के लिए कौन सा प्रतीक लगाया जाता है, गैस निकलती है तो कौन सा प्रतीक लगाया जाता है, इस सब की बात कर लेते हैं। तो देखिए किसी भी चीज को जब हम गर्म करेंगे यानी गर्म करने के लिए क्रिया में तो क्या लगाया जाता है
हमारा ये डेल्टा का चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? डेल्टा का चिन्ह लगाया जाता है। और अगर बात की जाए तो जैसे कि किसी भी गैस का अवक्षेप होता है, यानी गैस निकलती है, सॉरी गैस निकलना, तो इस पर कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? ये। और जब गैस का अवशोषण होता है, क्या होता है? गैस का अवशोषण होगा तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा? एक मिनट, हाँ, गैसीय अवस्था में कोई वस्तु तो क्या कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? ये। यानी गैस अगर निकल रही है तो क्या होगी? गैस निकल रही है तो कौन सा चिन्ह लगाया जाएगा? ये एरो का चिन्ह लगाया जाएगा। और अगर गैस का अवशोषण है फिर अवक्षेप हो रहा है, यानी गाढ़ा पदार्थ बन रहा है, क्या बन रहा है? गाढ़ा पदार्थ, तो हमारा कौन सा चिन्ह लगेगा? ये एरो नीचे, यानी गर्म करने के लिए डेल्टा का चिन्ह। गैस अगर निकल रही है, भाई गैस निकल रही तो ऊपर की ओर तो जाएगी, तो ये वाला चिन्ह। और अगर गैस का अवक्षेप हो रहा है, यानी गैस में लग रही है, गाढ़ा पदार्थ बन रहा है, तो कौन सा चिन्ह लगेगा हमारा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब क्रिया करने के लिए। हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं, आप भी साथ साथ चलिए, डूबिएगा नहीं, बस ज्यादा टाइम लगेगा। ये तो वही शायरी है जो सेट किया था कि मैंने चाहा तुझे अबला समझकर, मैंने चाहा तुझे अबला समझकर, तेरे बाप ने पीट दिया मुझे इतना वाला समझकर। जो पीटा आगे देखते हैं, बचाता नहीं बचा है, बस ये लास्ट तक क्रिया है, फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे और बाकी की क्रिया है। तो हमारी क्रिया है अपघटन अपक्रिया। कौन सी? अपघटन अपक्रिया। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी क्रिया? अपघटन अपक्रिया। अब इसमें क्या होता है? तो जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो क्या कहलाता है? अपक्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है? अपघटन अपक्रिया कहलाती है। देखो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं हमारा ये क्या था? ए बी। हमने कहा कि जब कोई एक पदार्थ, क्या? जब कोई एक पदार्थ बाहरी पदार्थ के कारण, यानी अपक्रिया में वो नहीं है, बाहर से आया है, उसके कारण टूट जाता है, इसके बाद फिर जब दो या दो से अधिक पदार्थ में निर्माण उसका होता है, तो हमारी कौन सी क्रिया कहलाती है? हमारी अपघटन क्रिया कहलाती है। अब जो बाहरी पदार्थ है उसका नाम क्या होता है? तो जो बाहरी चीज होती है उसे बोलते हैं उत्प्रेरक। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक। और उत्प्रेरक की बात यह अलग से हम बता देते हैं, यहां लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। उत्प्रेरक क्या है? ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते, लेकिन अभिक्रिया को कराने में अहम भूमिका निभाते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। उत्प्रेरक मतलब अब जैसे देखो समझाते हैं, कोई भी चीज है या फिर घर में कोई रिश्ता बना हुआ है, मान लीजिए देखिए घर में कोई पति पत्नी है, बढ़िया एकदम सुंदर से नई नई शादी हुई, ठीक, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, नई नई शादियाँ, और नए बीवी भैया सपने देख रहे हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अपने हस्बैंड के साथ ही होता है। लेकिन भैया बढ़िया सी बातें चल रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसी अभिक्रिया के बीच में, यानी अभिक्रियाएं हो रही हैं दोनों के बीच, लेकिन इसी अभिक्रिया के बीच में कोई बाहर ही आ जाता है। पड़ोस वाली आंटी आई, शाम को बेचारा थका हारा आया काम करके, मान लीजिए हमारे भैया ही आदित्य भैया आया, काम करके आए, और इसके बाद पड़ोस वाली इनकी आंटी आई, इत्तू भाई समझा रही कि तुम्हारी बीबी ऐसी है, पता नहीं छत की बालकनी से खड़े होकर के किससे बात कर रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। आप देखो भैया सवाल मच गया। जित्तू भैया थोड़े पजेसिव माइंड के हैं, अभी इन्होंने भी सोचा शायद बात ही कर रही हो, आप लग गई यार। कहते हैं ना कि अभी हमने कहा था कि माचिस क्या जरूरत डालेंगे, सालों को तरक्की जलाएंगे। ये देखो आंटी जी आई, माचिस जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने बस थोड़ी सी बात की, थोड़ी सी बात तय और आग लग गई। अब जो क्रिया हो रही थी पति और पत्नी के बीच में, उस अब क्रिया के बीच में क्या आ गया? दरार। और अब क्रिया के बीच में दरार लाया, वो कौन लाया? उत्प्रेरक। यानी वो अब क्रिया में भाग नहीं ले रहा है, घर में नहीं है, लेकिन वो बाहर से आया और अब क्रिया क्या करा दिया? अब क्रिया को करा दिया। अब क्रिया भी तक नहीं थी, शांत थी, लेकिन अब देखो शाम को होता है युद्ध। जितने भैया मार उठे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी और मजबूत है उनसे। आप आइए राजा आइए, पकड़ के उठा एकदम फटाक दी के अंदर भैया है हमारे पास रोते रहते, आज ये हुआ बहुत मारी, कोई बात नहीं, थोड़ा सहना चाहिए मारो। तो मजाक की बात इधर आइए, उत्प्रेरक समझ गए, यानी जो क्रिया में भाग तो नहीं ले रहा है, लेकिन वो क्रिया को कराने में बहुत अहम योगदान दे रहा है, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्रेरक बोल रहे हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर क्या, जित्तू भैया के पास जाना, जितेंद्र भैया के पास जाना, वो आपको बताएंगे क्या होता है उत्प्रेरक और अपकारक। अच्छा जी, तो क्या है अब बताना क्रिया की तरफ आते हैं। हमने बता दिया
कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण, किसी कारण बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है। एक गाना भी भोजपुरिया में, इसको सुना नहीं सकते, ऐसा गाना सुना देते हैं कि राजा जी के दिलवा टूट जाए। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया गाना है। लेकिन इधर देखो, यानी जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, कितने? दो। हमने कहा दो या इससे अधिक भी पदार्थों का निर्माण करता है, तो उसे क्या बोलेंगे? अपघटन क्रिया बोलेंगे। इसी के समान एकदम रूप में वियोजन क्रिया होती है। कहने का मतलब उसमें होता क्या है, उसमें बाहरी प्रभाव कारण नहीं टूटता है, वैसे ही टूट जाता है। आगे कल बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, उसे वियोजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फिर से हम बताते हैं, कई बार बता देते हैं, भूलना नहीं। जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव के कारण टूट जाता है और दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन क्रिया बोलते हैं। और बता दें, यह अभिक्रिया प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा के द्वारा होती है। अब ये उत्प्रेरक कौन कौन से हैं? या तो प्रकाश आके तोड़ेगा, या तो विद्युत आके तोड़ेगी, या फिर ऊष्मा, जैसे आंटी जी ने तोड़ा था रिश्ता, लेकिन रिश्ता को हमने जुड़वा दिया था, तो इसमें नहीं जुड़वा सकते हैं क्योंकि प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा बहुत तेजी से लगा हुआ है। तो ठीक, अब इसका हम समीकरण लिखते हैं। एक समीकरण लिखते हैं, जैसे कि समीकरण एक हमारा होता है सिल्वर क्लोराइड। एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, क्लियर नहीं, हाँ सही, सिल्वर क्लोराइड है हमारा। हमने कहा सिल्वर क्लोराइड, ऐसे लिख देते हैं। सिल्वर क्लोराइड को लिखते किससे? इसको मिटा ही दें, अब आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए, सिल्वर क्लोराइड हमारा AgCl, क्या होगा? AgCl। हमने कहा AgCl हमारा क्या है? पदार्थ, यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड। अब इसमें हमने कहा बाहरी प्रभाव आएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा। इस पे पड़ता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। और ये टूट करके किसमें बन जाता है? Ag प्लस में Cl2, यानी सिल्वर और प्लस में क्लोरीन बन जाता है। देखो क्वेश्चन आता है पेपर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिखना पड़ेगा कि अपक्रिया की परिभाषा सहित उसका एक समीकरण या फिर उदाहरण बताइए। तो 4 नंबर क्वेश्चन आता है, तो यही आप उदाहरण बता सकते हैं। हमने कहा हमारा सिल्वर क्लोराइड था, इस पर कोई बाहरी चीज का प्रभाव पड़ा, सूर्य का प्रकाश लिखना पड़ेगा, ऊपर सूर्य का प्रकाश। और इसके बाद सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ पर है क्या? तो उत्प्रेरक का काम करता है, बाहरी प्रभाव काम करता है। और जब एक पदार्थ था, एक टूटा कितने में? 2 में, क्या बना? Ag प्लस में Cl2, यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या बन गया? सिल्वर क्लोराइड। अब इसको बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे। Ag इधर से देखते हैं, ये बाद में टूटा था। क्लोरीन हमारा कितना है? 2, और सिल्वर कितना है? 1। इधर क्लोरीन कितना है? 1, सिल्वर कितना है? 1। तो कैसे करेंगे? आगे लगा दिया हमने 2, क्लोरीन कितना हो गया? 2, सिल्वर कितना हो गया? 2। इधर सिल्वर 1 है, इधर भी हमने क्या लगा? हम लगा देंगे 2। तो 2 सिल्वर, 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन। हमारी अपक्रिया क्या होगी? सब देखो, समझ में आ गया होगा किसे कहते हैं अपघटन क्रिया। कि जब कोई एक पदार्थ बाहरी प्रभाव कारण टूट जाता है, यानी टूट गया, और 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो अपक्रिया क्या कहलाएगी? अपघटन क्रिया कहलाएगी। लेकिन हमने क्या कहा कि यह अपक्रिया प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा के द्वारा होती है। किसके द्वारा? प्रकाश, विद्युत और ऊष्मा के द्वारा। ये किससे हुई? प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्य का प्रकाश। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश की अपघटन की क्रिया। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रकाश की अपघटन की क्रिया। चलिए लिखते हैं यहीं पर, प्रकाशिकीय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रकाशिकीय अपघटन अभिक्रिया। जो हमारा अगला रहा है, और भी आ रही है बाद में, अगला हमारा आएगा भैया ऊष्मीय अपघटन की क्रिया, और एक हमारा होगा, क्या होगा? एक हमारा होगा, लो इसमें थोड़ा बात कर लो। अगली हमारी कौन सी है? ऊष्मीय अपघटन की क्रिया, और दूसरी कौन सी है? विद्युत अपघटन की। ऊष्मीय अपघटन की क्रिया ले, और दूसरी हमारी कौन सी है? विद्युत अपघटन की अपक्रिया। अगर अब बात की जाए हमारी ऊष्मीय अपघटन की क्रिया कौन सी होती है, तो ऐसी अपघटन की क्रिया इसमें किसका प्रयोग? ऊष्मा का। जिसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि देखिए हमारा उदाहरण है CaCO3। ये किसका सूत्र है? तो CaCO3 हमारा है, ये नीचे लिखते हैं, प्लीज CaCO3 हमारा है चूना पत्थर का सूत्र। किसका है? चूना पत्थर। अब इसमें क्या पड़ेगा? ऊष्मा।
क्या डालेंगे हम? उष्मा। क्या करेंगे? उष्मा। लेकिन उष्मा को हम उष्मा नहीं लिखते हैं, हमने बताया था अगर किसी भी चीज को गर्म करते हैं उष्मा देते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाता है? ये। तो हमारा चूना पत्थर था, इसको हमने क्या दिया? उष्मा दी। तो हमारा क्या बनेगा? तो सबसे पहला चीज कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। और इसके बाद हमारा बनेगा, क्या बनेगा? ये क्या है बताइए कमेंट में, लेकिन हम फिर करते हैं। ये हमारा है कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड। उसमें विघटन क्रिया हो गई। हमने कहा विघटन की क्रिया से बोलते हैं जब एक पदार्थ बाहरी प्रभाव कारण टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? उसमें विघटन। ये हमारा चूना पत्थर था कैल्शियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये था, इस पर उष्मा डाली गई तो किसमें बदल गया? कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और किसमें? कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है हमारी? गैस। तो गैस हमेशा क्या होती है? निकलती दिशा। किसका चिन्ह लग जाएगा? गैस का चिन्ह लग जाएगा। गैस हो रही है, निकल रही है। अब संतुलित करने की बात करते हैं। कैल्शियम हमारा कितना है? यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन कितना है? इधर तो 1 है, इधर लेकिन 3 है। इधर ऑक्सीजन 2 है। आप इसमें किस चीज की कमी हो रही है आप बताइए? सब फिट है, यानी बैलेंस हमारा है। अब बात करते हैं विद्युत अपघटन क्रिया की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? विद्युत अपघटन क्रिया। इसमें भी वही सिंपल सी चीजें होती हैं, यानी कोई पदार्थ होगा इसमें विद्युत डालेंगे। क्या डालेंगे? विद्युत। और हमारा क्या बन जाएगा? पदार्थ बन जाएगा। जैसे देखते हैं हमारा जल है। क्या है? जल। तो इसमें क्या करेंगे? जल को विद्युत की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में विद्युत से लिख देंगे। विद्युत की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे हमारा क्या बन जाएगा? H2 प्लस में O2। क्या बन जाएगा? H2 प्लस O2। सिंपल सी बात है। O2 हमारा गैस है, तो ऐसे यहाँ पर गैस है बना देंगे क्योंकि गैस निकल रही है। अब बात करेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। H2 1 है, O2 लेकिन यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 2। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2। लेकिन अब H2 कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर लगा देंगे तो बैलेंस हो गया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये 2 एकम 2 और ये हमारा 2 यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हमारी क्या हो गई? विद्युत अपघटन क्रिया। ये हमारी उसमें अपघटन क्रिया ये कौन सी थी? विद्युत अपघटन क्रिया। कभी कभी क्या होता है? अपघटन क्रिया पूछ लेता है, उसकी परिभाषा उदाहरण, और कभी कभी उसमें अपघटन क्रिया और उदाहरण परिभाषा, और कभी कभी विद्युत अपघटन क्रिया की परिभाषा उदाहरण।